on, at, within, by, from. ये प्रिपोजिशंस आपके लिए भी एक नाइटमेयर हो चुका है ना कि प्रिपोजिशंस में डिफरेंस क्या होता है, इनका यूज कैसे करते हैं और डेली लाइफ में सेंटेंसेस बनाते समय इनका क्या यूज होता है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रही, मैं आपको बताती हूँ प्रीपोजिशंस होते क्या हैं, कैसे यूज करे जाते हैं और इनका इंडिविजुअली क्या मतलब होता है। तो चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले प्रीपोजिशन ही समझना जरूरी है। देखो, प्रीपोजिशंस का सिंपल सा मीनिंग होता है वो वर्ड्स या कुछ ऐसे वर्ड्स जो इंग्लिश में हमें समय या जगह, स्पेस, टाइम या मूवमेंट के बारे में बताते हैं कि किस समय पर कोई काम हुआ, किस जगह पर कोई काम हुआ। तो समय या फिर प्लेस बताने वाले वर्ड्स जो कि सेंटेंस में हमें नाउन या फिर डूअर या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि ये किस समय पर काम किया उन्होंने, किस समय तक काम किया उन्होंने या फिर किस प्लेस पे उन्होंने काम किया। इसी के लिए हमें प्रीपोजिशंस का यूज करना होता है। अब प्रीपोजिशन में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में देखे, इन, ऑन, एट, विद इन, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, अमंग, बियॉन्ड, बीनीथ, ओवर, बहुत सारे होते हैं। लेकिन हमने इनको मोटे मोटे तौर पे 3 पार्ट्स में बांटा है: प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को पढ़ने वाले हैं, जिसका मतलब जब आप सेंटेंस में किसी समय के बारे में बताते हो तो उस समय के बारे में बताने के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स का यूज करना पड़ता है। तो उन वर्ड्स का यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, किस जगह पर किया जाता है सेंटेंस में, वो सारी चीजें आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना। तो सबसे पहला प्रीपोजिशन है इन। इनका यूज टाइम के लिए हम करते हैं जब भी हम कोई लॉन्ग पीरियड की बात करें। लॉन्ग पीरियड यानी जब भी आप साल, महीने, सेंचुरीज की बात करते हो तब आप इनका यूज करते हो। जैसे कि मैं पिछले साल गई थी, अगले महीने मैं जाऊंगी, यानी मैंने साल, महीने की बात कर दी। तो जब भी आप एक लॉन्ग फॉर्मेट टाइम की बात करते हो ना, एक लंबे समय के टाइम की, तो आप वहां पर इनका यूज करते हो। जैसे कि इन 2011 इंडिया ने वर्ल्ड कप 2011 में जीता था, तो हम कैसे बोल देंगे? इंडिया वॉन, क्योंकि पास्ट में जीता था तो सेकंड फॉर्म आ गई। इंडिया वॉन वर्ल्ड कप इन 2011, क्योंकि यहाँ पे हमने एक बड़े ईयर की, पूरे साल की बात कर दी, तो हमने यहाँ पर इन लगा दिया। इसी तरीके से हम इंडिपेंडेंस डे अगस्त के महीने में सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या सेंटेंस हो जाएगा? वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। हम सेलिब्रेट करते हैं, रेगुलर हैबिट प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे इन अगस्त। अगस्त में करते हैं तो इन अगस्त आ गया। इसी तरीके से जैसे कि मैं बोलती हूँ कि इंडिया को जो इंडिपेंडेंस है वो 20th सेंचुरी में मिली थी। वो 20th सेंचुरी का दौर था जब इंडिया को ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस मिली। तो ये भी पास्ट है तो सेकंड फॉर्म में सेंटेंस बन जाएगा। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में हमें आजादी मिली थी, तो इन 20th सेंचुरी आ गया। तो आपने ध्यान दिया, इन 2011, इन अगस्त, इन 21st सेंचुरी। तो जब भी आप साल, महीने, सेंचुरी की बात करेंगे तो आप वहां पर इनका यूज करेंगे। मैं कुछ और एग्जांपल से बताती हूँ। हम सब ने कोविड को 2020 में सफर किया था। वी सफर्ड कोविड-19 इन 2020। इसी तरीके से क्रिसमस दिसंबर में आता है। वी सेलिब्रेट क्रिसमस इन दिसंबर। मेरा जन्म 2001 में हुआ था। आई वॉज बॉर्न इन 2001। मेरा जन्मदिन जनवरी में आता है। माई बर्थडे फॉल्स इन जनवरी। तो देखा ना आपने, जब भी आप साल, महीने या सेंचुरी की बात करेंगे तो आपको इनका यूज करना है। एक एडिशनल टिप और देती हूँ, इनका यूज हम सीजन्स बताने के लिए भी करते हैं, जैसे कि इन समर सीजन, इन विंटर सीजन, इन स्प्रिंग, इन ऑटम। जैसे कि मेरा बर्थडे स्प्रिंग में आता है, माई बर्थडे फॉल्स इन स्प्रिंग सीजन। हम विंटर्स में मिले थे, वी मेट इन विंटर्स। सो सीजन्स बताने के लिए भी आप इनका यूज कर सकते हो। अब आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे इसका आंसर बताना।
मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से फैब्रुअरी में मिली थी। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बोल दोगे? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। याद रखना, पास्ट का सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म पे बनेगा। बाकी इन कहाँ पर लगेगा और कैसे लगेगा ये आपको खुद फिगर आउट करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रीपोजिशन आता है विच इज ऑन। अब ऑन का जो यूज किया जाता है टाइम के लिए, वो किया जाता है जब भी हम बात करते हैं किसी दिन की। जब आप किसी दिन, एक डे के बारे में बात करते हो तो हम ऑन का यूज करते हैं। अब डे आप क्या तो तारीख बता के करते हो, या फिर उस दिन का नाम, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ऐसे नाम लगा कर करते हो। या तो कई बार कुछ स्पेसिफिक दिनों के नाम भी होते हैं, जैसे कुछ त्योहारों के नाम हो जाते हैं। तो सिंपली जब आप किसी एक दिन की बात करोगे तो उस दिन को बताने के लिए आपको ऑन का यूज करना होगा। जैसे कि मैं अपने दोस्त से संडे को मिली थी, सो संडे एक दिन की बात कर दी मैंने। आई मेट माई फ्रेंड ऑन संडे। मैं फ्राइडे को पार्टी में जाऊंगी। आई विल गो टू द पार्टी ऑन फ्राइडे। 17 फरवरी को मेरा फ्रेंड कॉलेज से आया था। माई फ्रेंड केम फ्रॉम कॉलेज ऑन 17 ऑफ फरवरी। जैसे कि मैं सबसे ज्यादा जो इंजॉय करती हूँ वो दिवाली पर करती हूँ। सो आई इंजॉय अ लॉट ऑन दिवाली। तो दिवाली एक दिन है, उस दिन को बताने के लिए अगेन मैंने ऑन का यूज किया। अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट से सेंटेंस बनाओ और मुझे बताओ कि इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। मैं सैटरडेज को मूवी देखती हूँ। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलना है और ऑन का यूज यहाँ पर कैसे और किस जगह पर होगा, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है फटाफट से। नेक्स्ट आता है एट। एट का यूज किया जाता है जब भी आप एक स्पेसिफिक क्लॉक वाले टाइम की बात कर दो। क्लॉक वाला टाइम बोले तो क्लॉक वाला टाइम मतलब कि जो घड़ी का समय होता है, जैसे कि 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। तो जब आप घड़ी का समय बताते हो तो उस समय को बताने के लिए हम एट का यूज करते हैं। सिंपल, जैसे कि मैं 6 बजे आई थी। आई केम एट 6 o'clock। मैं 3 बजे चली जाऊंगी। आई विल गो एट 3 o'clock। हम 10 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं। वी रीच ऑफिस एट 10 o'clock। 9 बजे मैं यहां से निकल जाऊं। आई विल लीव फ्रॉम हेयर एट 9 o'clock। सिंपल। तो जब आपने घड़ी का टाइम बताया तो आपको सिंपली वहां पर एट का यूज करना होता है। सिंपल ना? तो अब आप बताओ इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट से। मैं तुमसे 6 बजे मिलूंगी, इसको इंग्लिश में कैसे बोलना और एट का यूज कैसे और कहां पर करना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट आता है फॉर। अब फॉर का यूज भी हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए करते हैं। इसका यूज किया जाता है जब आप बताते हो किसी काम को होते हुए कितनी देर हो गई है। यानी स्पेसिफिकली आप किसी एक्शन या स्टेट का जब टाइम ड्यूरेशन बताते हो कि ये काम कितनी देर से हो रहा है, आपने किसी काम को कितनी देर के लिए किया, कितने समय के लिए किसी काम को किया गया, तो उसको बताने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। ये स्पेसिफिकली जो है किसी भी टेंस के साथ यूज किया जा सकता है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ मेजरली यूज किया जाता है। जैसे आपने सेंटेंस सुने भी होंगे, जैसे कि आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ। फॉर 2 hours, 2 घंटे से। मैंने वो मूवी 3 घंटे के लिए ही देखी थी। आई वॉच्ड दैट मूवी फॉर 3 hours ओनली। कल मैं 3 घंटे तक पढ़ती रही थी। आई स्टडीड फॉर 3 hours। सो यहाँ पर आपने टाइम ड्यूरेशन की बात करी। तो ऐसे ही जब आप बोलते समय टाइम ड्यूरेशन की बात करते हो तो आपको फॉर का यूज करना होता है। सिंपल है, इसमें फॉर के साथ में आपको टाइम ड्यूरेशन लगा देना है। जैसे फॉर 2 hours, फॉर 3 days, फॉर 7 months, फॉर 8 years, फॉर 2 minutes, फॉर 15 minutes, फॉर 10 seconds। कुछ भी, जैसे कि आप किसी को बोलते हो कि आपको यहाँ पर 10 मिनट के लिए वेट करना होगा, तो आप कैसे बोल सकते हो? यू हैव टू वेट हेयर फॉर 10 minutes। मैं यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट ही वेट करूंगी। आई विल वेट ओनली फॉर 5 मिनट्स। ऐसे ही मैं इस घर के अंदर पूरे 10 साल रही थी। आई लिव्ड हेयर फॉर 10 years। सो जैसे कि अब आपको इस सेंटेंस को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको बोलना है कि मैं वहां पर 2 मिनट ही रुकी थी, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी तरीके से अगला प्रीपोजिशन होता है सिंस। सिंस का यूज किया जाता है जब आप किसी काम का स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट बता देते हो कि कोई काम शुरू कब किया गया था, यानी कि ये काम कब से चलता हुआ आ रहा है, कब से ये काम हो रहा है। आपने बहुत सारी दुकानों के आगे लिखा देखा होगा ना, सिंस 2009,
सिंस 1987, यानी कि वो सारी दुकानें उस समय से आज भी चल रही हैं। सिंस यानी कि उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन कर दिया है, तब से लेके अब तक चलती हुई आ रही है, इसीलिए सिंस का यूज किया जाता है। इसका भी मेजरली जो यूज है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ होता है। जैसे कि वो सुबह से सो ही रही है, शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह काम शुरू हुआ था। कौन सा काम? सोने का काम सुबह शुरू हुआ था, अभी तक भी चल ही रहा है। शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ऐसे ही जैसे कुछ और एग्जांपल्स हो सकते हैं, वो अपने पेरेंट्स से सोमवार से मिली ही नहीं है, शी हैज नॉट मेट हर पेरेंट्स सिंस मंडे। सिंस मंडे, मंडे से नहीं मिली है, मतलब लास्ट मंडे मिली थी, उसके बाद नहीं मिली, मंडे से ना मिलना शुरू हुआ और अभी तक वो नहीं मिली है। जैसे कि कुछ और एग्जांपल्स, वो मेरा 3 बजे से वेट कर रही है, शी हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 3 o'clock। मैं दिल्ली में 2001 से रह रही हूँ, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2001। मैं इंग्लिश में 2015 से ही बात कर रही हूँ, आई हैव बीन स्पीकिंग इन इंग्लिश सिंस 2050। तो मैंने सारे स्टार्टिंग पॉइंट्स बता दिए हैं, इसीलिए मैंने सिंस का यूज किया। अच्छा, अब आप बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में कि इस सेंटेंस को आप कैसे बनाओगे कि मैं मंडे से यहाँ पर ठहरी हुई हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी तरीके से नेक्स्ट होता है ड्यूरिंग। ये आपने जरूर सुना होगा, लेकिन यूज करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती होगी। डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, ड्यूरिंग का सिंपल सा मीनिंग होता है किसी काम के दौरान, यानी कि ऑलरेडी कोई काम चल रहा था, उसी दौरान कोई और एक्शन भी हो गई, यानी कि कोई काम ऑलरेडी चल रहा था, उसके चलते चलते के बीच में ही कहीं पे कोई और एक्शन भी हो गया। जैसे कि आप बोलते हो कि मैं मूवी देखते देखते ही सो गया, यानी मूवी चल रही थी, उसी बीच मैं कहीं पर सो गया, तो आप क्या बोल दोगे? आई स्लेप्ट ड्यूरिंग द मूवी। ऐसे चलो एक और सेंटेंस बताती हूँ। मेरे फ्रेंड ने क्लास के बीच में बहुत जोर से चिल्लाया, यानी कि क्लास चल रही थी, वो काम तो चल ही रहा था पैरेलली, इसी बीच उसने अचानक से बहुत जोर से चिल्लाया, तो क्या बोल देगा? माई फ्रेंड शाउटेड लाउडली ड्यूरिंग द क्लास। ड्यूरिंग द क्लास, मेरा फोन बजा मीटिंग के दौरान, यानी मीटिंग चल रही थी, इसी बीच मेरा फोन बज गया, तो कैसे बोल दूंगी मैं? माई फोन रैंग ड्यूरिंग द मीटिंग। ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान। इसी तरीके से कोई काम ऑलरेडी हो रहा था, उस काम के दौरान बीच में कोई और एक काम हो गया, उसी के लिए ड्यूरिंग का यूज किया जाता है। जैसे कि सर्दियों के दौरान मैं बहुत बीमार पड़ती हूँ, तो मैं कैसे बोल दूंगी? आई फॉल सिक अ लॉट ड्यूरिंग द विंटर्स, यानी जब विंटर्स ऑलरेडी चल रही होती है, उसी दौरान कहीं मैं बीच में बीमार पड़ जाती हूँ। जैसे कि जब मेरे एग्जाम्स थे, एग्जाम्स के दौरान ही मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, यानी एग्जाम्स चल रहे थे मेरे उन दिनों में, और इसी बीच एक दिन ऐसा आया मैं सीढ़ियों से गिर गई, तो मैं कैसे बोल दूंगी? आई फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स ड्यूरिंग माई एग्जाम्स, मेरे एग्जाम्स के दौरान। तो इसी तरीके से ड्यूरिंग माई एग्जाम्स, ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द मूवी, ड्यूरिंग द पार्टी, ड्यूरिंग द मीटिंग, ड्यूरिंग द सेमिनार, कुछ भी हो सकता है। कोई काम चल रहा था, उसी दौरान बीच में कुछ और एक्शन हो गया, तो उसी के लिए हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं। इजी। नेक्स्ट है बाय। बाय का यूज किया जाता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में, जब आप कोई टाइम लिमिट सेट कर देते हो, जब आप टाइम की कोई लिमिटेशन बताते हो। अक्सर ऐसा होता है ना, हम एक लिमिटेशन बताते हैं कि इस समय तक आपको कोई काम कंप्लीट करना ही करना है। जैसे कि मंडे तक आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, ट्यूसडे तक आपको यहाँ पर पहुंच जाना है, अगले महीने की 15 तारीख तक आपको सारे अरेंजमेंट्स कंप्लीट कर लेनी है। कई बार होता है ना कि हम एक टाइम लिमिट सेट कर देते हैं, और वो लिमिटेशन जब हम बताते हैं तो हम बाय का यूज करते हैं। सिंपल, पर ध्यान रहे, बाय का यूज हम दिन बताने के लिए करते हैं कि ये दिन, ये समय आपकी लिमिटेशन है, 3 बजे आपकी लिमिटेशन है, सुबह आपकी लिमिटेशन है, जनवरी आपकी लिमिटेशन है, 15 तारीख आपकी लिमिटेशन है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आपको असाइनमेंट्स मंडे तक सबमिट करना है, सो यू हैव टू सबमिट द असाइनमेंट बाय मंडे। मंडे तक, यानी कि मंडे से पहले कभी भी कर सकते हो, लेकिन मंडे के बाद नहीं कर सकते। जो लिमिट है लास्ट, वो मंडे ही है आपके लिए। ऐसे ही 15 तारीख तक सारी अरेंजमेंट्स कंप्लीट करनी है, वी हैव टू कंप्लीट ऑल द अरेंजमेंट्स बाय 15th ऑफ अगस्त। 15 अगस्त से पहले पहले सब कुछ करना है, उसके बाद नहीं कर सकते, तब तो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि इवेंट 15 अगस्त को ही है। सो बाय 15th ऑफ अगस्त। सिंपल, जब आपने कोई लिमिटेशन बता दी तो आपने बाय का यूज किया। अच्छा, नेक्स्ट, इससे थोड़ा सा मिलता जुलता विद इन होता है, वो भी एक टाइम लिमिटेशन ही बताता है।
लेकिन डिफरेंस है। विद इन जो है वो टाइम ड्यूरेशन की लिमिटेशन बताता है कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको काम करना है, 5 दिन के अंदर अंदर काम करना है, 15 महीने के अंदर काम कंप्लीट करना है, 10 मिनट के अंदर काम कंप्लीट करना है। यानी कि विद इन जो है वो भी बताता है टाइम लिमिटेशन है, लेकिन वो टाइम ड्यूरेशन के जरिए लिमिटेशन बताता है। जैसे बाय ने तो प्रॉपर टाइमिंग बता दिया कि इस समय के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, इस समय से पहले पहले करना होगा। वहीं विद इन जो है वो टाइम ड्यूरेशन बताता है कि इतने समय के अंदर अंदर करना है, इसके बाहर नहीं जा सकते। जैसे कि मान लो एक सटीक एग्जांपल से समझाती हूँ बाय विद इन के बीच में डिफरेंस। जैसे मान लो अभी 3 बज रहे हैं, ठीक है। अब 5 बजे मेरे पास एक आखिरी टाइम है कि मुझे 5 बजे से पहले पहले एक असाइनमेंट सबमिट करना है। अब इस बात को मैं दो अलग तरीकों से बोल सकती हूँ। अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे 5 बजे तक असाइनमेंट सबमिट करना है, तो मैं बाय का यूज करूँ। लेकिन मैं सेम बात को ऐसे भी तो बोल सकती हूँ कि मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर असाइनमेंट सबमिट करना है, तो मैं यहाँ पर विद इन का यूज करूँ। सिंपल। जब आपने लास्ट टाइम की लिमिट बता दी तो आप बाय का यूज करोगे, लेकिन जब आपने टाइम ड्यूरेशन बताया लिमिटेशन का, तो आप विद इन का यूज करोगे। आई हैव टू सबमिट माई असाइनमेंट बाय 5 o'clock, या फिर आई हैव टू सबमिट माई असाइनमेंट विद इन 2 hours। एक और कॉमन एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो आज 1 तारीख है और 15 तारीख को मुझे कहीं पर पहुंचना है, लेट्स से मुझे अपने गांव पहुंचना है। तो अब इस बात को मैं दो तरीकों से बोल सकती हूँ। पहली कि मुझे 15 तारीख तक गांव पहुंचना है, या फिर मुझे 15 दिन के अंदर अंदर गांव पहुंचना है। तो अगर मुझे बताना है कि मुझे 15 तारीख तक पहुंचना है, तो मैं बाय का यूज करूंगी। लेकिन जब मैंने ड्यूरेशन यानी 15 दिन की बात कर दी, तो मैं यहाँ पर विद इन का यूज करूंगी। सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई हैव टू रीच माई विलेज बाय 15th, या फिर आई हैव टू रीच माई विलेज विद इन 15 days। सिंपल। सो इतना ही डिफरेंस होता है बाय और विद इन। नीचे कमेंट बॉक्स में सेंटेंसेस बनाओगे ना, और क्लैरिटी मिल जाएगी, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगले जो प्रीपोजिशंस है ना, वो आपको भी ऑलरेडी पता होंगे। वो है बिफोर, आफ्टर। देखो सिंपल है, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर यानी बाद में। किसी एक समय से पहले तो बिफोर, किसी एक समय के बाद में तो आफ्टर। जैसे इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आराम कर रही थी, इस वीडियो को बनाने के बाद में मैं घर जाऊंगी। सो पहले बिफोर, बिफोर दिस वीडियो। आफ्टर बाद में, आफ्टर दिस वीडियो। राइट? सो सिंपल है बिफोर और आफ्टर का यूज। बिफोर यानी किसी समय से पहले, आफ्टर यानी किसी समय के बाद, किसी एक्शन से पहले या किसी एक्शन के बाद। नेक्स्ट है अंटिल और टिल। देखो ये दोनों ही बिल्कुल सेम होते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो आप टिल बोलो या अंटिल बोलो, एक ही बात है, मीनिंग समझते हैं। इसका यूज किया जाता है जब भी आप बताते हो कि कोई काम कितने समय तक होगा लेकिन उसके बाद रुक जाएगा। यानी कि आपने किसी भी एक्शन की कॉन्टिन्यूस स्टेट बताई है कि ये काम इतने समय तक तो होगा और उस समय तक होता रहेगा, रुकेगा नहीं, लेकिन इस समय के बाद ये नहीं किया जाएगा, इतने समय तक ही किया जाएगा। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मैं यहाँ पर सिर्फ 3 बजे तक रुकूंगी, 3 बजे के बाद मैं नहीं रुकूंगी, यानी 3 बजे तक मेरे रुकने का काम कॉन्टिन्यूसली चलेगा, 3 के बाद खत्म हो जाएगा, मैं ऐसे चली जाऊँ। तो मैं क्या बोल दूंगी? आई विल स्टे हेयर टिल 3 o'clock, या फिर आई विल स्टे हेयर अंटिल 3 o'clock। टिल अंटिल कुछ भी लगा सकते हैं। तो सिंपली कोई काम एक समय तक लगातार किया जाएगा, उसके बाद नहीं होगा, तो हम टिल अंटिल का यूज करते हैं। ऐसे ही अब एक लास्ट प्रीपोजिशन, फ्रॉम टू। टिल और अंटिल भी लगा सकते हो आप टू की जगह पे, तो फ्रॉम तो रहता है, फिर टू, टिल, अंटिल कुछ भी लगाया जा सकता है। कैसे? जब आप किसी काम का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों ही बता देते हो, तो आप फ्रॉम और टू लगाते हो। टिल या अंटिल भी हो सकता है। जैसे कि मैं बोलती हूँ मैं यहाँ पे मंडे से लेके फ्राइडे तक रुकूंगी, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई विल स्टे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। टिल अंटिल भी लगा सकती हूँ, आई विल स्टे फ्रॉम मंडे टिल फ्राइडे, या अंटिल फ्राइडे भी हो सकता है। राइट? तो देखा आपने, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट दोनों बता दिया। जैसे कि 3 बजे मैं क्लास शुरू करूंगी और 4 बजे खत्म कर, आई विल टेक। सिंपल। अब इन्हीं सारे प्रीपोजिशंस के सेंटेंसेस नीचे कमेंट बॉक्स में बनाने से पहले अगर आप कहीं गए, यानी कि फिर तो प्रैक्टिस छूट ही गई, फिर तो सोच लेना ये वीडियो देखना बेकार ही था आपका, इतना समय भी दिया, प्रैक्टिस ही नहीं करी, तो फिर क्या फायदा। बाकी अगली वीडियो में मैं आपके लिए इसकी प्रैक्टिस के लिए भी कुछ चीजें लेकर आई हूँ, जो प्रैक्टिस करना, सेंटेंसेस बनाना और देखना, धीरे 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 प्रीपोजिशंस बहुत क्लियर हो जाएंगे। बाकी
वीडियोस को ऐसे ही देखते रहो। कल मैं आपके लिए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की वीडियो लेकर आऊंगी, जहां पर हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को पढ़ेंगे, जहां पर और भी अलग अलग प्रीपोजिशंस होते हैं, जैसे आपने सुना होगा इन, ऑन, एट, ओवर, अबव, अंडर, बीनीथ। ये सारे के सारे डाउट्स क्लियर करूंगी अगली वीडियो में, जो मैं कल पोस्ट करने वाली हूँ। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सेंटेंसेस जरूर बनाना और अगली वीडियो का वेट जरूर करना, जहां पर हम पढ़ेंगे इसी के प्रैक्टिस सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए keep using prepositions, it's super easy. All the best.